हेलो बच्चों, मैं नितेश निराला आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ये आपके द्वारा बनाए गए नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल पे। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग के सामने एक नए चैप्टर के वन शॉट के साथ आ चुका हूं, जिस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। बेटा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि मैं बता नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज इस चैप्टर को वन शॉट में कवर करेंगे। इसके एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को करेंगे। और हाँ, मैं यहां पर आपको स्टार्टिंग में बता देता हूं कि इस एनसीईआरटी के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पेपर में कभी नहीं पूछे जाते। तो मैंने उनको पहले ही कि भैया प्रणाम जयराम जी की, आप आए थे इसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद, लेकिन तुम पेपर में कभी नहीं आते, इसलिए मैं आज की क्लास में तुमको हटा देता हूं। इसलिए मैं उन क्वेश्चंस को हटा दिया हूं जो पेपर में कभी नहीं पूछे गए हैं। तो घबराना नहीं, एनसीईआरटी के भी वो क्वेश्चंस लेके आया हूं चुन चुन के जो पेपर में आने वाले होते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल पे नए हो तो एक बार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी करते चलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस प्यारे से द्विघात समीकरण के वन शॉट को। बेटा जी, अगर मैं आपसे बात करूं तो इस चैप्टर के अंदर टोटल 3 एक्सरसाइज हैं। एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.2 एंड एक्सरसाइज 4.3। 3 एक्सरसाइज को हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके शानदार तरीके से। और अगर आपको इसके बारे में कॉन्सेप्ट को सीखना है बेहतरीन तरीके से तो उसके लिए ऑलरेडी मेरी लाइव क्लासेज आती हैं, वहां पर मैं आप लोग से डिस्कस करता हूं। तो लाइव क्लासेज अगर आप देखते हो तो आप बहुत बेस्ट है, आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर लोगे, ठीक है ना, क्योंकि मैं यहां पर कराने वाला हूं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो बेटा जी, हमारी जो पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.1, जिसके अंदर प्यारे प्यारे 2 क्वेश्चन है, लेकिन दोनों क्वेश्चंस के अंदर पार्ट्स में डिवाइड है। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको 10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना, दूसरे क्वेश्चंस के अंदर भी आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से करते हुए क्वेश्चंस है। तो आइए देखते हैं कि आखिर हमारे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या है। तो यहां पर हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है जो कि एक्सरसाइज 4.1 का है, जिसके अंदर हमें यह बताना है कि जांच करो कि दिए हुए जो समीकरण है क्या वो द्विघात समीकरण है। अब मैं आपको द्विघात समीकरण को मोटा मोटा बता देता हूं कि द्विघात समीकरण वही होगा जो ax स्क्वायर प्लस का bx एंड प्लस का c बराबर 0 के जैसा दिखता है, जहां a 0 नहीं होना चाहिए। वैसे ही अगर हमारा कभी भी ax स्क्वायर प्लस का bx बराबर 0 होगा तब भी वो द्विघात समीकरण होगा, या फिर हमारा ax स्क्वायर प्लस का c वाला पार्ट आ जाएगा इक्वल टू 0, तब भी ये हमारा द्विघात समीकरण है। या फिर बाबू हमारा ax स्क्वायर बराबर सीधा 0 आ जाएगा, तब भी ये द्विघात समीकरण है। कहने का मतलब अगर आप देखोगे तो यहां पे हर कंडीशन में a वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a वाला पार्ट अगर 0 हो जाएगा तो फिर बाबू वो द्विघात समीकरण बनेगा ही नहीं। तो इसलिए हमारे पास जो द्विघात समीकरण होता है उसमें x स्क्वायर वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। एक्स स्क्वायर वाले पार्ट को 0 नहीं होना, मतलब उसके साथ जो वैल्यू लगा है वो 0 ना हो बस। तो आइए देखते हैं, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि द्विघात समीकरण में अधिकतम घात चर की 2 दिखनी चाहिए। अगर ऐसा है तो द्विघात समीकरण नहीं तो नहीं है। तो देखते हैं, देखो सॉल्व बिना सॉल्व किए हम नहीं बता पाएंगे, तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो अगर हम पहले क्वेश्चन पर नजर डालें तो इस क्वेश्चन को देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन को x+1 का होल स्क्वायर यही दिया है ना, और इक्वल टू में 2 और फिर ब्रैकेट में x-3 बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab करेंगे तो 2x ही हो जाएगा, और बराबर में 2 का गुणा इसमें करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और 2 का इसके साथ माइनस का 2 है। अब देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अधिकतम घात तुम्हें 2 दिख रही है ना। बोलो, अगर अधिकतम घात बाबू 2 दिख रही है तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण हो गया। अब आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा लिख देंगे यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। क्योंकि हमें अधिकतम घात 2 दिख गई बाबू, तो रोक देंगे वहीं पे, हो गया, यथा यह द्विघात समीकरण है। क्लियर है? अगर नहीं दिखती 2 घात अधिकतम तो फिर नहीं होता, ठीक है ना। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। देखो इस क्वेश्चन को भी करते हैं, बड़े ही प्रेम से करेंगे, इस क्वेश्चन को भी बड़े आसानी से बड़े आराम से करेंगे। तो देखो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को ध्यान देखो, क्या दिया है एक्स स्क्वायर, फिर क्या दिया है माइनस का 2x इक्वल टू में देखो ये -2 का दोनों में गुणा करा दो, तो -2 का इसके साथ होगा तो माइनस का 3 2 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का इसके साथ होगा तो ये 2x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। अब देखो तुम ध्यान से, तो एक्स स्क्वायर तुम्हारा यहां पर भी है, उसके बाद ये माइनस का 2x है, अगर तुम इस 2x को इधर लाओगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, तुम 6 को इधर लाओगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर में 0। अगर आपको इसको एकदम समीकरण जैसे बनाना तो बना सकते हो, ये माइनस का ये 2x मिलकर के 4x हो जाएंगे, और प्लस का 6 बराबर 0। अब चेक कर लो ना मेरे भाई, यहां पर अधिकतम घात तुम्हें कितनी दिख रही है, तो अधिकतम घात अगर आप लोग यहां पर देखोगे अधिकतम घात 2 दिख रही है, इसका मतलब ये भी हमारा द्विघात समीकरण है।
लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण है, हो गया, द्विघात समीकरण है, हो गया। अब बताओ किसी कोई प्रॉब्लम हो रही है ना? आसान का क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट बता पा रहे हो तो ठीक है, नहीं बता पा रहे हो तो थोड़ा सा सॉल्व कर लो, और वो जैसे ही द्विघात दिखने लगे अधिकतम, तो वो द्विघात समीकरण, अधिकतम 3 दिखेगी तो वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, इस बात को भी तुमको ध्यान रखना है। ओके, चलो आगे देखते हैं हमारे पास क्या, ये एक क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। होमवर्क दे दूं क्या? चलो आइए कर लेते हैं क्वेश्चन, और उसके बाद अगर आएगा तो फिर होमवर्क देंगे, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, ध्यान देखोगे तो x-2, एक बार क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। चलो x+1 और इक्वल टू में हमारे पास दिया है यहाँ पर x-1 और यहाँ पे x+3। अब क्या करेंगे, इसको गुणा करा दो, यस का इसके साथ होगा पहले तो x², अब यस का इसके साथ करेंगे तो प्लस का x बन जाए x, अब -2 के इसके साथ तो माइनस का 2x, अब -2 के इसके साथ तो माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि +-1 प्लस माइनस माइनस इक्वल टू एस का इसके साथ करेंगे तो x² हो जाएगा, अब एस का इसके साथ होगा तो ये भैया प्लस का 3x हो जाएगा ना, फिर -1 का इसके साथ तो माइनस का x हो जाएगा, और इसके बाद -1 का इसके साथ करेंगे माइनस का 3 हो जाएगा, बस गुणा करा दिए। अब तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि x² वाला ये प्लस में है, इधर भी प्लस में है, तो देखो तुम x² वाला तो कट ही गया, तो जब अधिकतम घात 2 वाला खत्म ही हो गया तो ये द्विघात समीकरण है क्या रे बाबा? नहीं है, तो लिख देंगे अतः दिया हुआ समीकरण, दिया हुआ समीकरण, दिया हुआ समीकरण, दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इस बार अधिकतम घात 2 नहीं मिल रही, 2 वाला तो कट ही गया। बोलो अब बताओ किसी कोई प्रॉब्लम हो रही है? इसमें जितने भी क्वेश्चन है सबको ऐसे ही सॉल्व करके देखना है। एक और करा दूं? चलो अच्छा एक और कराऊंगा, फिर तुम खुद से कर लेना, तुम्हारे बुक में जो भी क्वेश्चन हो। चलो ये क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। ओके चलो बाबा इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। ध्यान देखो इस क्वेश्चन को, अगर हम इस क्वेश्चन करने बैठेंगे तो देखो हमारे पास x है, x का इसमें गुणा कराएंगे तो देखो 2x² हो जाएगा, अब x का ही इसके साथ होगा तो प्लस का x हो जाएगा, राइट। देखो x का पहले इसके साथ तो 2x², अब x का इसके साथ होगा x बन जाए x हो जाएगा, -3 का दोनों के साथ तो -3 का इसके साथ तो माइनस का 3 2 जा 6, देखो माइनस का 3 2 जा 6x हो जाएगा, अब उसके बाद माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा बराबर में। अब x का दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो x का इसके साथ तो x² हो जाएगा और x का इसके साथ करेंगे तो प्लस का 5x हो जाएगा। क्लियर है? डन। ओके अब तुम ध्यान से देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो बेसिकली ये 2x² तो हमारे पास है ही, एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं, घटा दोगे तो भैया एक माइनस का 5 आएगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में है, और ये माइनस का 3 बचेगा और बराबर में ये x² रहेगा ही और ये प्लस का 5x। अगर मैं दोनों को इधर ले आऊं तो देखो ये 2x² तो हमारे पास है ही, ये x² आएगा तो इसके साथ घटेगा, ये हमारे पास माइनस का 5x है, माइनस का 5x रहने देते हैं, और ये 5x इधर लाएंगे तो ये भी माइनस का 5x आ जाएगा और ये 3 इधर ही है बराबर में 0। कहने का मतलब इन दोनों को मैंने इधर बुला लिया। अब देखो 2x² से 1x² चला जाएगा क्योंकि भैया ये 2x² है, उसमें से 8x² चला जाएगा तो 8x² बचेगा, बिल्कुल बचेगा सर जी। 5 और 5 भैया माइनस का 10x हो जाएगा ये, और ये माइनस का 3 बराबर 0। रे बाबा तुम इसको ध्यान से देखो, तुम इस पर नजर दौड़ाओ बाबू, अगर तुम इस पर नजर दौड़ाओगे तुम्हें समझ में आएगा कि ओ तेरी यहाँ पे अधिकतम घात तो 2 मिल रही है, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। तो लिख देंगे, लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि अधिकतम घात 2 मिल गई, 2 नहीं दिखेगी, 2 से कम दिखेंगी, 2 से ज्यादा दिखेंगी तो वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, बात खत्म। ठीक है भैया चलो आगे बढ़ूं क्या? वेरी नाइस। अब देखिए आगे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, निम्नलिखित रैखिक समीकरण के गणितीय रूप में व्यक्त करो। गणितीय रूप का मतलब वही कि उसको द्विघात समीकरण के जैसे बना देना है, तो द्विघात समीकरण के जैसे बना देना, उत्ते पे छोड़ देना है बस। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। यहां पर पढ़ो आयताकार भैया तुम्हारे पास भूखंड है, उसका क्षेत्रफल दे दिया है 528। कहने का मतलब अगर तुम कोई भूखंड बनाओगे जो कि आयताकार होगा, ये लो हमने आयताकार भूखंड बना दिया, अब इसका क्षेत्रफल दे दिया है 528 है, मतलब ये भैया 528 है इसका क्षेत्रफल, ठीक है ना इतना। अब कह रहा है इसका जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। देखो लंबाई चौड़ाई का 2 गुना, तो चौड़ाई ये है बेसिकली,
अगर मैं इसको x मान लूं तो लंबाई क्या है, चौड़ाई का 2 गुना, तो चौड़ाई x है तो उसका 2 गुना 2x हो जाएगा। और उससे भी कह रहा है एक अधिक है, तो एक अधिक का मतलब एक जोड़ देंगे। ये बात किसको समझ में नहीं आई? कह रहा है कि जो चौड़ाई है, चौड़ाई जितनी भी है, लंबाई उस चौड़ाई के 2 गुना से एक ज्यादा है। तो अगर चौड़ाई x है तो उसका 2 गुना क्या होगा, 2x होगा, और उससे एक अधिक, तो जब अधिक कहेगा तो जोड़ दिया जाता है, अगर कहता है एक कम तो एक घटा देते। समझ गए ना? तो बेसिकली हमने इस क्वेश्चन के अंदर कुछ चीजें मानी हैं, तो उसको यहां पर जब सॉल्व करेंगे तो लिखना भी पड़ेगा। क्या लिखेंगे कि माना इसकी चौड़ाई, माना आयताकार मैदान की चौड़ाई, माना आयताकार भूखंड है तो भूखंड ही लिख देते हैं। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, हमने आयताकार भूखंड की जो चौड़ाई है वो हमने मान लिया कितनी है, x मीटर है। कितनी है, x मीटर, ठीक है ना? तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई बाबू कितनी हो जाएगी, लंबाई, तो लंबाई जो है उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रखा है कि चौड़ाई का 2 गुना से एक अधिक, तो ये लो इतना जो है वो मीटर हो गया हमारा उसकी चौड़ाई। अब बात करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार उसका क्षेत्रफल दे रखा है। प्रश्नानुसार क्षेत्रफल बाबू देखो कितना दिया है। प्रश्नानुसार आप लोग देखो, तो अगर आप लोग देखोगे तो प्रश्नानुसार तुम्हें क्षेत्रफल इसका देखने को मिलेगा कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो देखो प्रश्नानुसार उसने इसका भैया क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, तो देखो भैया क्षेत्रफल दे रखा है 528, यही दे रखा है ना, क्षेत्रफल दे रखा है 528। और तुम जानते हो कि अगर आयताकार कोई भी चीज होती है तो उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यही जानते हो ना कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा फिर, लंबाई और गुणे में चौड़ाई, तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई ही बेसिकली 528 दे दिया गया है। अब बताओ लंबाई कितनी है, तो देखो 2x+1, तो यहां पर हम रख देंगे 2x+1, और चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई देखो x है तो इंटू x कर देंगे, बराबर में ये तुम्हारा 528 चल रहा है। मुझे इतना बता दो कितने लोग हैं जिन्हें ये बात समझ में नहीं आई, कितने लोग हैं जिन्हें ये बात समझ में नहीं आई? अगर नहीं समझ में आई तो बता दो, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को जरूर एक बार सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फटाफट मुझे इतना बता दो, अगर किसी को भी समझ में नहीं आया कोई भी बात तो मुझे बताओ, फटाफट फटाफट बता दो, ठीक है? अब तुम ध्यान देखो, x का गुणा इसमें करेंगे तो ये 2x² हो जाएगा, और s का इसमें होगा तो प्लस का x, बराबर में भैया ये 528, 528 इधर बुला लो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x², और ये प्लस में x, और माइनस का ये भैया 528 बराबर में 0। बोलो भैया फटाफट, किसी कोई दिक्कत है तो एक बार फटाफट बता दो उत्तर, उत्तर चेक कर लो भाई साहब, एक बार फटाफट चेक कर लो अगर किसी को कोई समस्या है तो। अगर समस्याएं हैं तो उनका निदान भी होगा, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। एक बार मुझे आप लोग कमेंट करके बता दो। मजा आ रहा है ना? चलो अभी गाना भी सुनाऊंगा जब ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी तब, ठीक है? पहला गाना सुनाएंगे। चलो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को गणितीय रूप में व्यक्त करो। अब इसको सॉल्व नहीं करना है भैया, ये देखो इसको सॉल्व नहीं करना कि इसको सॉल्व अभी सॉल्व करना आगे सिखाऊंगा, बट इसमें हमें सिर्फ गणितीय रूप में बदलना था, इसको ऐसे गणितीय रूप में। आइए नेक्स्ट कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना। अब देखो तुम्हें यहां पर मैं एक फिर से सीक्रेट बताना चाहता हूं, और बाबू देखो बार बार कह रहा हूं कि किसी के बहकावे में मत आओ। अगर तुम किसी के बहकावे में आ गए तो तुम जिंदगी तुम्हारी असफल हो जाएगी। अगर कभी भी क्वेश्चन कहता है कि क्रमागत संख्या, तो अगर क्रमागत संख्या कहता है तो हमेशा याद रखना कि वह ऐसे चलती है, x+1 x+2 ऐसे करके वो जाती है हमेशा, x+1 x+2 ऐसे करके। लेकिन अगर कभी कह दिया जाए तुमसे कि क्रमागत सम संख्या, सम या फिर विषम पूर्णांक की बात कर रहा हूं, पूर्णांक ही है, धनात्मक पूर्णांक, तो इस कंडीशन में जो संख्याएं चलेंगी वो चलती हैं एक एक का अंतर पे, यानी x मतलब दो के, फिर x+2, फिर x+4, फिर चाहो तो x+6, ऐसे करके हम इसको लेट करते हैं। तो क्वेश्चन ने सिर्फ बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो सिर्फ क्रमागत धनात्मक संख्या पूछे या धनात्मक पूर्णांक है तो उस कंडीशन में इस पहली वाली चीज को समझेंगे, क्योंकि उसने सिर्फ क्रमागत कहा है। अगर कहता है क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं
क्रमागत धनात्मक विषम संख्याएं, तो उस कंडीशन में हम दो दो का अंतर लेके चलते हैं, x प्लस 2, x प्लस 4 ऐसे मानते हैं। तो हमसे क्वेश्चन ने कहा है कि दो क्रमागत पूर्णांक, तो इसका मतलब ये पहली वाली कंडीशन है, तो हम इसको मानेंगे x प्लस 1 ऐसे करके, ठीक है ना। तो जब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां पर हल में लिखेंगे कि आखिर दो क्रमागत संख्याएं कौन सी हैं। तो यहां पर लिखेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमशः क्या क्या मान लिया जाए, x तथा दूसरा फिर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 है, यही है क्योंकि क्रमागत बोला है। तो यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब आएंगे प्रश्नानुसार। इतना लिखने के बाद अब जो हमारा प्रश्न कहेगा उसके हिसाब से हमें काम करना है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो प्रश्नानुसार उसने क्या बोला है, प्रश्नानुसार उसने ये कहा है कि जो धनात्मक पूर्णांक हैं उनका गुणनफल 306 है। जो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हैं, एक हमारे पास x है और दूसरा क्या है, x प्लस 1 है। इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो वो 306 के बराबर हो जाता है, 306 के बराबर। यही तो बोला है कि जो दो क्रमागत पूर्णांक आते हैं उनको गुणा कर दो, तो वो 306 के बराबर कर दिए गुणा। तो x का गुणा इसमें होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, अब x का इसमें भी होगा तो ये प्लस का x हो जाएगा, 306 इधर आएगा तो माइनस का 306 हो जाएगा, बराबर में 0। ये लो भैया तुम्हारा एक समीकरण बना दिए, हो गया। और हमें सिर्फ बहु समीकरण ही बनाना है, हमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें समीकरण बनाना है, हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। उत्तर भी आप यहां लिख दिया करो क्योंकि तुम्हारा आंसर आ गया। समझ में आ रही ना चीजें। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को करना होता है। कहीं पर भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रही है तो बिल्कुल कमेंट्स तुम लोग के लिए जिंदाबाद है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कर लें क्या जी, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा रोहन की मोहन की वाला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखो ये आयु वर्ष वाला क्वेश्चन होता है और जब भी आयु वर्ष वाला क्वेश्चन आता है तो हमेशा याद रखना कि हमेशा वर्तमान आयु मानते हैं। हमेशा किसी की भी हमें 10 साल बाद की आयु निकालना हो, 10 साल पहले की आयु निकालना हो तो हमेशा वर्तमान आयु मानो। अब आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा रोहन की मां उससे 26 साल बड़ी है, यानी रोहन से उसकी मम्मी 26 साल बड़ी है। अगर रोहन 1 साल का है तो उसकी मम्मी x प्लस 26 साल की है। और फिर उनकी आयु का गुणनफल कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद जो होता है वो हो जाता है 360 के बराबर। तो रोहन की वर्तमान आयु, तो देखो रोहन के बारे में बात किया ना तो हम यहां पर लेट कर लेंगे कि माना रोहन की वर्तमान आयु, 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 हमने रोहन की जो भैया वर्तमान आयु है वो हमने मान लिया x वर्ष, ठीक है ना, x वर्ष। तो उसकी मां की आयु कितनी होगी, तो मां की आयु बोलो, तो मां की वर्तमान आयु बोलो, तो उसकी मम्मी उससे कितने साल बड़ी है, देखो ना भैया कह रहा है ना मां उससे 26 साल बड़ी हैं। तो अगर ये x साल का है तो उसकी मम्मी 26 बड़ी हैं, तो x प्लस 26 होगा। x 26 का x से गुणा नहीं कर देना कि 26x लिख दो, तो 26 गुना बड़ी हो जाएंगी। समझ रहे हो, क्लियर हो गया, इज इट क्लियर। चलो अब आते हैं प्रश्नानुसार। अब हम बात करेंगे प्रश्नानुसार। अब जो हमारा प्रश्न कहेगा उस हिसाब से हम अपनी बातों को रखेंगे। अब देखो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, तो उनकी आयु गुणा करो लेकिन 3 वर्ष बाद की जो आयु होगी उनका गुणा कर दो। तो भैया अभी अगर रोहन x साल का है तो 3 साल बाद ये x प्लस 3 का हो जाएगा, बोलो। और अगर उसकी मम्मी अभी अगर x प्लस 26 की हैं तो 3 साल बाद 3 और आयु जुड़ जाएगी, क्योंकि 3 साल बाद की बात कर रहा है। तो 3 साल बाद ये x प्लस 3 का हो जाएगा और उसकी मम्मी 3 साल बाद x प्लस 26 में 3 और जुड़ जाएगा। तो अब उनकी जो आयु आती है उनका गुणा करना है। तो बेसिकली इन दोनों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर हो जा रहा है, 360 के बराबर। तो यानी ये पूरी वैल्यू भैया तुम्हारी 360 के बराबर हो जाएगी। कर दिए बराबर। अब देखो ध्यान से, अब x का गुणा कर लो। ये बेसिकली एक लाइन और कर सकते हैं इसको, x प्लस 3 और ये हो जाएगा हमारा x प्लस कितना हो जाएगा 6 3 9 29 बराबर में भैया 360। क्लियर है, बोलो भैया किसी कोई प्रॉब्लम, x का और 6 3 9 29 हो गया, डन। इज इट क्लियर, ओके। अब देखो ध्यान से, अब इसको गुणा कर लोगे क्या तुम लोग, छोड़ दो क्या, अब तुम इसको समीकरण बना लोगे, कर दें, चलो अच्छा कर देते हैं। x का गुणा इससे करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब x का इसके साथ करेंगे तो प्लस का 29x हो जाएगा।
अब x का इसके साथ करेंगे तो प्लस का ये 3x हो जाएगा। 3 का इसके साथ गुणा करोगे तो भैया कितना होगा, 3 9 27 हो जाएगा, और 3 दुना 6 2 8 हो जाएगा। देखो ना, 3 9 27, 2 हासिल, 3 दुना 6 2 8 बराबर भैया ये तुम्हारा 360 है। क्लियर है। एक बार फटाफट सभी लोग देखेंगे, अगर कहीं पर भी कोई समस्या है तो एक बार मुझे जरूर इन्फॉर्म कर दो फटाफट, किसी को भी कोई समस्या, जल्दी से। क्लियर। अब देखो ध्यान से, हम चाहें तो यहां पर एक लाइन और कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 9 3 12 यानी कि 32x हो जाएगा, है ना। दोनों जुड़ जाएंगे, 9 3 12 32x हो जाएगा। और इसको इधर लाओगे तो घटाएंगे, तो जब तुम 360 से इस 87 को घटाओगे तो कितना आएगा, तो देखो 10 में 7 गया 3 आएगा, 10 में 7 गया 3, ये बचा 5, तो 15 में से 8 गया तो 8 7 15, ये 273। अब 273 उधर होगा, 273 इसको इधर लाओगे तो ये बड़ा नंबर माइनस में होगा, तो घटाने पर बड़ा नंबर हमारा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 273 होगा बराबर में 0 हो गया। चेक कर ले भाई, बोलो अगर कोई समस्या है तो जरूर बताओ, मैं आपकी समस्याओं का निदान कर दूंगा। फटाफट बताओ, है कोई समस्या? बोलो भैया, कोई समस्या है तो बता दो, नहीं है तो भी बता दो, चेक कर लो। बस यही करना था, हो गया। गुणा भाग की बात है, हो गया। उसमें भी आप लोग घबराते रहते हो कि रेसा जी कैसे हो गया, ये है वो है। बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, ऐसे इसको निपटाना है। आप लोग घबराते रहते हो कि कैसे होगा सर जी, कैसे करेंगे, ये है वो है, राइट। ओके ओके ओके, चलो अब आते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज नेक्स्ट। तो ये हमारी एक्सरसाइज 4.2 है, यहां पर देखो 4.2 लिखा हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा सही कर दूं क्या, बोलो। इसको मैं सही कर दूं क्या, बोलो। इसको मैं थोड़ा सही कर दूं क्या, बोलो। इसको मैं 4.2 कर दूं, बोलो। इसको 4.2 कर दिया जाए, इसको 4.2 बना देते हैं, नहीं तो कहोगे सर जी 3 नहीं बनाए हैं, 2 बना दिए आप यहाँ तो चलो मैं भी यहाँ से हो जाएगा ये चीज़। अगर हम उठा लें यहाँ से कलर भी, सेम कलर उठा लेते हैं, सेम कलर ये लो, और मैं यहाँ पे 2 बना देता हूँ ऐसे। ठीक है, सही लग रहा है ना, नहीं लग रहा, आओ तो मैं इसको कलम से उठा लेता हूँ, यहाँ से बनाते हैं इससे। अब ये बनाएगा बढ़िया सा 2। ओहो 2 नहीं, 2 ये ऐसे समझेगा, ऐसे। लेकिन ये खिसकेगा कैसे, इसको हम बड़ा बना सकते हैं यहाँ से, इसको हम ऊपर थोड़ा बड़ा नहीं होगा ये, अरे हो जाएगा हो जाएगा, क्या दिक्कत है, लेकिन ज़्यादा बड़ा कर दिए इसको, तो हम थोड़ा और छोटा कर देते हैं, और थोड़ा छोटा, बस। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 4.2 अब लग रहा है। आइए, तो हमारे पास अब 4.2 के अंदर क्या है, जो हमारे पास द्विघात समीकरण था उसको हल करने की विधि है। अब द्विघात समीकरण को हम हल किस तरह से करते हैं वो आपके सामने होगा, कि द्विघात समीकरण हल कैसे करेंगे। नथिंग बट, क्योंकि आप लोगों ने इस द्विघात समीकरण से रिलेटेड द्विघात बहुपद को सीख चुके हो, जहां पर तुम शून्यक निकाला करते थे। बिल्कुल सेम प्रोसेस इज हियर, बिकॉज नो anything is different, all things are बिल्कुल सेम। जितनी भी चीजें यहां पर पढ़ेंगे सारी की सारी चीजें सेम हैं। देखना अभी आप लोग खुद ही कर लोगे, अरे सर ये बहुत इजी, इसको आप रहने दो हम खुद कर लेंगे, देखना देखना ध्यान से। तो आइए बढ़ते हैं, और हमारे पास ये देखो क्वेश्चन है पहला, ये हमारी एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि भैया कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करो। अब देखो मूल ज्ञात करना कितना बच्चों वाला खेल वाले क्वेश्चन दे देता है ये। मूल ज्ञात करना बच्चों का ही तो खेल है भैया, आप तो मूल ज्ञात कर रहे हो ना, पी एक्स बराबर लेकर के लास्ट में 0 के बराबर करते थे, बट यहाँ पे आप पहले से ही हमारा 0 के बराबर दे देता है, ये 3x और माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो क्या करते हैं, 10 एक कम 10, 10 के ऐसे 2 खंड करो कि घटाने पर 3 आए, तो आप क्या कहोगे 5 दूना 10, 5 में से 2 गया 3, तो हो गया। तो ये अब बड़ा नंबर माइनस में ले लो और छोटा नंबर प्लस में ले लो, तभी तो घटाएंगे और बड़ा नंबर का साइन माइनस में आएगा, और ये माइनस का 10 बराबर 0। अब भी यहां से देखो x को कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा भैया x माइनस 5, और यहां से अगर हम प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे दोनों से, तो यहां भी x माइनस 5 बराबर में 0। अब तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि एक ब्रैकेट में ये x माइनस 5 कॉमन है, और एक में ये आया आपका x प्लस 2 ही कॉमन है, बराबर 0। अब क्या कर दोगे, यदि आपने इस x माइनस 5 को 0 के बराबर कर दिया, तो तुम्हारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और अगर आपने इस x प्लस 2 को 0 के बराबर कर दिया बाबू, तो यहां से x की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि आपके पास 2 वैल्यू आ गई, एक ये वैल्यू आ गई एंड एक वैल्यू ये आ गई। और भैया हमें यही तो निकालना था, चेक करो भाई साहब, चेक कर लो, यही मान तो निकालने हैं, तो इसके 2 मान आ गए।
द्विघात समीकरण के हमेशा दो ही मान निकलेंगे, वो दोनों मान सेम भी हो सकते हैं, वो दोनों मान अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन भी कर लोगे, इतना सा क्वेश्चन है, कुत्ता जैसा गधों वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को मैं बोलता हूँ कि गधे वाले क्वेश्चन दे देता एग्जाम में। सीधा 2 नंबर ऐसे रखे रखाए नंबर है, 2 नंबर ऐसे लपक लो 2 नंबर। अब देखो क्या दिया आपके पास, 2x² और ये भैया प्लस का x माइनस का 6 बराबर में 0। तो आप क्या करोगे, यहां पर आपके सामने ये 2x² गिवन है और भैया 6 दूनी 12 हो गया। 12 के ऐसे दो फैक्टर्स कर दो घटाने पर 1 आए, तो आप कहोगे 6 दूनी 12 4 तियां 12। तब भैया प्लस का 4x ले लो और माइनस का 3x ले लो और माइनस का 6 बराबर 0। इन दोनों से क्या कॉमन है, तो आप साफ साफ देख पा रहे हो 2x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा x प्लस 2 बचेगा और माइनस का 3 कॉमन ले लो, तो ये भी आई है आपका x प्लस 2 ही बचेगा बराबर में 0। नाउ अब एक ब्रैकेट में तुम्हारा ये x प्लस 2 आ जाएगा और एक ब्रैकेट में ये तुम्हारा 2x माइनस का 3 आ जाएगा बराबर 0। चेक कर लो भैया, इन दोनों में x प्लस 2 कॉमन है, ले लिए, तो यहां से 2x बचा और यहां से माइनस का 1 हो गया। फिर वही काम क्या करेंगे, यदि आपने इस x प्लस 2 को 0 के बराबर कर दिया तो तुम्हारे पास x की वैल्यू तो सीधा आ गई -2। लेकिन आप अगर इस 2x माइनस 3 को भी 0 के बराबर करोगे, मतलब 2x माइनस 3 बराबर 0 करोगे, है ना, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो यहां सबसे पहले 2x बराबर 3 उधर जाएगा प्लस में। देन अगर तुम्हें x निकालना होगा तो ये 3/2 ना हो जाएगा, चेक कर लो 3/2 ना हो जाएगा। भाई साहब यही तो करना था और हमने देखो बड़े आसानी से निकाल दिया। यही होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। चेक इट बेटा, चेक कर लो मेरे लाल, फिर मत कहना कि सर जी नहीं आया। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये रूट में है ना, और रूट देख के आप लोग घबरा जाते हो। अब देखो कैसे इसको करते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखो, गिवन है कि √2 इंटू x² एंड प्लस का ये 7x है और प्लस का 5√2 बराबर में हमारा 0। आप क्या कर सकते हो, इस 5√2 को 2 से गुणा करोगे, तो जब 5√2 में 2 का गुणा होगा तो √2 2 हो जाएगा और 2 5 जा 10। तो 10 के ऐसे दो फैक्टर करना होगा जिन्हें जोड़ने पर 7 है। तो आप कहोगे 5 दूना 10, 5 2 7, तो हो गया, अपना काम बन गया। तो ये √2 इंटू x² और ये आपका हो जाएगा 5x और ये प्लस का 2x और ये भैया 5√2 बराबर में 0। अब देखो इन दोनों से कुछ कॉमन है तो सिर्फ और सिर्फ x कॉमन है, तो क्या बचा, यहाँ से √2 इंटू x और प्लस का यहाँ से 5 बचेगा, यही बचेगा, और प्लस यहाँ से इन दोनों देखो कि 2 के अंदर 2 ठो रूट के अंदर 2 होता है ना, तो एक √2 निकाल लिए तो यहाँ से एक x तो बचेगा ही, साथ में यहाँ से 8√2 भी तो बचेगा क्योंकि इस 2 के अंदर 2 ठो रूट के अंदर 2 होते हैं। तो एक √2 बाहर आ गया तो 8√2 बच जाएगा और प्लस यहाँ से √2 तो बाहर आ गया, बचा क्या 5 और ये बराबर में हमारा 0 हो जाएगा। ओके, अब तुम ध्यान देखो, ये ब्रैकेट वाली चीज जो कि दी है √2 इंटू x प्लस 5, अब चाहे x को इधर लगाओ चाहे इधर, बात सेम होती है, जो कि दोनों में दिख रही है। और बचा क्या यहां से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मेरे भाई फिर से समझना, जो चीज कॉमन होती है उनको घसीट के एक ब्रैकेट के अंदर करते हैं, जो बचता है उसको घसीट करके दूसरे ब्रैकेट में कर देते हैं। फिर से यहां पर देखो, ये आपके पास ये एक नंबर था, एक नंबर ये है, इसके अंदर और इसके अंदर देखोगे तो ब्रैकेट वाली चीज पूरी बिल्कुल से सेम है, तो हमारी नजर सबसे पहले इसी पर जाएगी, तो हम उसको घसीट के बाहर कर दिए। अब यहां से बचा x, यहां से बचा √2, इसको अलग कर दिए, बात खत्म। अब फिर से हमें शून्य बताने के लिए क्या करना होगा, यही कि यदि हमने इस √2x प्लस 5 को 0 के बराबर कर दिया तो यहां से अगर हम √2x बराबर निकालना चाहेंगे तो 5 उधर जाएगा तो माइनस में, देन x की वैल्यू मुझे निकालना होगा, x की वैल्यू मुझे निकालना होगा। तो मैं थोड़ा सा क्या करूं, थोड़ा सा अगर भैया इसको थोड़ा सा अगर मैं इसे क्या कर देता हूं वही कि थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। तो मेरे भाई इसको हम थोड़ा सा खिसका के ऊपर कर दें तो कोनो दिक्कत बाटेगा का हो राजा जी, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, ये लो। अब क्या करेंगे, हमें x को निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा -5/√2। भाई √2 इधर मल्टीप्लीकेशन में उधर डिवाइड में जाएगा ना। अब उसके बाद दूसरा हमारे पास था x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। नाउ हियर इज x इज इक्वल टू माइनस का √2। बस हो गया, ये हो गए हमारे x के दो मान, एक ये वैल्यू हो गई x की एंड सेकेंड इज व्हाट -5/√2। ओके, एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? ठीक है भाई साहब, ओके चलो
आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब होमवर्क दे दिया जाए क्या? अपान में है देखकर घबरा गए क्या? थोड़ा सा बनाऊंगा, इसके बाद इस क्वेश्चन को करके तुम्हें मुझे भेजना है कि इसका आंसर क्या होगा। कि कर दूं? चलो कर देते नहीं तुम लोग। आइए क्वेश्चन हमारे सामने पहले क्या है, जो हमारे पास क्वेश्चन होता है वो सबसे पहले नोट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ओके, अब इसका एलसीएम ले लो पूरे का। 1 1 लगा करके एलसीएम कितना आएगा? 8 आएगा। 1 8 जा 8, 8 2 जा 16x² माइनस का 8x हो जाएगा एंड प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब इधर अगर 8 भागे में है उधर गुणे में जाएगा, तो जब 8 का गुणा 0 में कर दोगे तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी ना रे बाबा। तो यहां पर हमारे पास बचेगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और तुम लोग अगर इसको ध्यान से देखोगे तो बेसिकली हमारा जो लिखा हुआ है ये a² माइनस b² का होल स्क्वायर भी बन सकता है। मतलब इसको तुम्हें गुणनखंड करने की जरूरत नहीं हो, करोगे भी तो चलो कर लो भाई। 16 कम 16, 16 के ऐसे दो फैक्टर करो कि प्लस करने पर 8 आए, तो तुम कहोगे सर जी 4 चौके 16 और 4 4 8, लो टूट गया। तो तोड़ दो भैया 16x²। अब माइनस का 4x लेना पड़ेगा और माइनस का 4x अगेन लेना पड़ेगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ एक ब्रैकेट में तुम 4x कॉमन ले लोगे तो बचेगा तुम्हारे पास 4x माइनस 1 एंड सेकेंड में अगर 1 कॉमन ले लोगे तो ये भी बचेगा आपके पास 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, अब तुम ध्यान से देखो रे बाबा, तुमको ध्यान से देखने पर एक चीज समझ में आएगी। क्या चीज समझ में आएगी? यही कि जिंदगी इम्तिहान लेती है। अब देखो 4x माइनस 1 दोनों में है ना, मैं कॉमन ले लिया, बचा यहां से 4x और यहां से भी -1, तो उसको हम दूसरे ब्रैकेट के अंदर कर देंगे इक्वल टू 0। अब मेरे भाई देखो दोनों चीज तो सेम है, तो आप अगर इस 4x माइनस 1 को 0 के बराबर कर दोगे तो यहां से 4x बराबर कितना आ जाएगा? 1 उधर जाएगा और x बराबर आ जाएगा 1/4। और जब दूसरे वाले को भी सॉल्व करोगे इस 4x माइनस 1 को भी, तो ये भी तो उतना ही आएगा क्योंकि सेम चीज है भाई। चेक कर लो, तो आपके पास x के दोनों मान सेम हैं। बोलो फटाफट बता दो अगर किसी को भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो। है क्या रे बाबा प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके 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 ओके, चलें क्या आगे? एक बार बता दो भैया अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रही है तो बिल्कुल मुझे बता दो, नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं है रे बाबा। ओके चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास आएंगे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन। अभी तक तो बना बनाया था, बस खाना था, अब तुम्हें बनाना भी पड़ेगा फिर खाना है, और उसमें हो सकता है पहले दूसरे को खिलाना पड़े तब खाना पड़े। मतलब कि वर्ड प्रॉब्लम वाले हमारे सामने क्वेश्चंस आ चुके हैं, और ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस बहुत ही खतरनाक होते हैं। चलिए सर एक अच्छा शायरी सुनाते हैं। चलो आज तुमको एक शायरी सुनाते हैं। शायरी ये है, अर्ज किया है हैं? बताओ बताओ, नहीं? मैं जान गया था। आओ अब देखो ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा ध्यान से कैसे करने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान देखना। अब ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से सॉल्व आउट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182। यानी दो तो संख्या कोई ऐसी है जिनको जोड़ देते हैं तो 27 हो जाता है और गुणा कर देते हैं तो 182। अगर सोचने दे 13 14 हो जाएगी, बट सॉल्व करके बताना होगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, तो मानेंगे कि माना पहली संख्या, माना दो संख्याओं में जो पहली संख्या है वो कितनी है। अगर हमने पहली संख्या मान लिया x है, तब दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? तब भैया आपकी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? जल्दी बताइए, तब आप बताइए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? तो दूसरी संख्या जो होगी वो हो जाएगी 27 से पहली संख्या को हटा देंगे, है ना? क्लियर है? अब हम क्या करेंगे प्रश्नानुसार, अब हम आते हैं प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार देखो क्या कह रहा है। अगर आप प्रश्न पर नजर दौड़ाओगे तो तुम्हें एक चीज समझ में आएगी। वो चीज क्या है कि भैया दोनों का गुणनफल 182 है। ये कंडीशन तो यहां पे फिल कर दिए। अब यहां पर कह रहा है उनका गुणा करते हैं तो 182 आता है। मतलब बाबा कि अगर हम x का गुणा इस 27 माइनस x से कर देते हैं तो वो आ जाता है 182 के इक्वल। अब क्या है, गुणा करा लो इसका इसके साथ कर देंगे तो कितना हो जाएगा? बोलो 27x हो जाएगा, इसके साथ होगा तो माइनस का x² और बराबर में 182। एक काम करते हैं, इस माइनस को हटाने के लिए मैं पूरे माइनस से गुणा कर देता हूं। तो जब माइनस से गुणा कराओगे तो अब ये माइनस का 27x हो जाएगा और ये प्लस का x² हो जाएगा और ये माइनस का 182, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में माइनस पसंद नहीं, मैंने पूरे माइनस गुणा कर दिया।
इसलिए ताकि ये वाला प्लस में बन जाए। अब देखो तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस में हो गया, 27x माइनस में हो गया, और इसको इधर बुलाओगे तो ये प्लस का 182 हो जाएगा और बराबर में 0। समझ गए ना? ये बात समझ में ना माइनस कैसे आया? मैंने इसको प्लस बनाने के लिए मैंने माइनस से गुणा कर दिया ताकि स्टार्टिंग में आए तो ये प्लस के साथ रहे, नहीं तो माइनस के साथ स्टार्टिंग में रहता है ना। अब क्या किए, अब 182 के ऐसे दो फैक्टर करो कि प्लस करने पर तुम्हारे पास जो है वो कितना आ जाए, 27 आए, और गुणा करने पर 182, तो ये 13 14 बनेगा। 13 और 14 का गुणा कर लो, 13 और 14 गुणा कितना होगा, 14 3 42 हो गया, और 14 के हम 14 4 18, देखो 182 आ गया। मतलब इसको जब तोड़ दिए तुमने तो एक्स स्क्वायर माइनस का 13x और माइनस का 14x और प्लस का 182 बराबर में आपका 0। क्लियर? क्लियर है मेरे भाई? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अगर यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुई है तो मुझे एक बार आप सभी लोग जरूर बता दो। अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम हुई है तो नो प्रॉब्लम। अब देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करेंगे जरा गौर से देखना, जरा गौर से सुनना। देखो इन दोनों से एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स कॉमन ले ले तो क्या बचा, एक्स माइनस का 13, और इन दोनों से देखो क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 14, तो जब माइनस का 14 कॉमन ले लोगे तो अगेन एक्स माइनस 13 बचेगा बराबर में 0। यानी एक ब्रैकेट में तुम्हारा एक्स माइनस 13 आएगा और एक ब्रैकेट में तुम्हारा एक्स माइनस 14 आएगा बराबर 0। अब क्या करोगे, यदि आपने इस एक्स माइनस 13 को 0 के बराबर कर दिया तो तुम्हारे पास एक्स की वैल्यू 13 हो जाएगी, और यदि तुमने इस x माइनस 14 को 0 के बराबर कर दिया तो यहां से x की वैल्यू तुम्हारे पास 14 आ जाएगी। अब तुम कहोगे सर जी वैल्यू हम कौन सी लेंगे, हम वैल्यू कौन सी लें, हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं, हम इन दोनों में से वैल्यू कौन सी लें, बोलो दोनों में से वैल्यू कौन सी लें। तो अगर पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 27 से 13 इसको हटा दोगे तो कितना आएगा, 14 आएगा, 14 आएगा। और अगर पहली संख्या 14 है तो दूसरी 13। यहां पर हम लिख सकते हैं अतः पहली संख्या, अतः वे संख्याएं 13 और 14 हैं, 13 और 14 हैं। क्योंकि सोचो ना, अगर तुमने यहां पे x बराबर 13 रख दिया तो 27 से 13 घटा दोगे 14 ही तो बचेगी, और क्रमागत है तो जाहिर सी बात है 13 के बाद 14 होगी क्रमागत, यानी पहली 14 लोगे दूसरी 13 आएगी, तो क्रमागत लिखोगे तो पहले 13 ही लिखोगे ना, इसलिए 13 और 14 ही संख्याएं होंगी, ये उत्तर हो जाएगा। डन? इज इट क्लियर? किसी को कोई समस्या? नो समस्या। चलो और क्वेश्चन कर लें, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये इसका मैं क्या करूंगा, इक्वेशन बना दूंगा, फिर खुद से कर लेना, इक्वेशन बना देंगे उसके बाद खुद से ट्राई कर लेना। ओके चलो, तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को भी। अभी मैं आप लोग को ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे जस्ट बताया था कि अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें कैसे निपटाना है। याद करो, क्रमागत वाली कंडीशन कि दो क्रमागत पूर्णांक कहता है तो हम सिर्फ x, x प्लस 1, x प्लस 2 ऐसे मानते हुए चलेंगे। अगर क्रमागत धनात्मक विषम या क्रमागत धनात्मक सम संख्या की बात करेगा तो हम x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 ऐसे मानते हुए चलते हैं। तो यहां पर तुम ध्यान देखो, तो दो क्रमागत है तो मानेंगे कि माना दो क्रमागत पूर्णांक, माना दो क्रमागत पूर्णांक क्रमशः x और x प्लस 1 है, x और x प्लस 1 है। किसी कोई दिक्कत यहां तक? नो दिक्कत। अब आइए प्रश्नानुसार बात कर लेते हैं, जो प्रश्न कह रहा है उस हिसाब से बात कर लेते हैं। अब अगर आप प्रश्नानुसार पर देखोगे तो प्रश्नानुसार आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। प्रश्नानुसार अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो उसने कहा है कि क्रमागत पूर्णांक है उनके वर्गों का योग, उनके वर्ग करके जब योग कर देते हैं, मतलब पहला x था तो x का स्क्वायर और फिर बाद में था x प्लस 1 उसका स्क्वायर, अब इनको वर्ग करके जोड़ देते हैं तो वो भैया 365 के बराबर हो जाता है। ये क्वेश्चन ने कहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब यहां पर देखो ध्यान से, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा, और यहां पे x प्लस 1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से 2x हो जाएगा बराबर में आपका ये 365 हो जाएगा ना। अब ध्यान देखो, x का स्क्वायर x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और इसके बाद ये प्लस का 2x है ही, है ना, इसको इधर बुला लो तो माइनस का 365 और ये प्लस का 1 था ही इधर बराबर 0। भाई फिर से देखो, x स्क्वायर 2x स्क्वायर, उसके बाद ये 2x वैसे ही है, 365 उधर बुलाएंगे तो माइनस में आएगा, ये प्लस 1 इधर ही था बराबर 0। अब देखो ध्यान से, ये 2x स्क्वायर तो हमारे पास है, ठीक है, ये प्लस का x भी ठीक है, इसको घटा दोगे तो माइनस का 364 हो जाएगा
बराबर में 0। अब ध्यान देखो, इसको तुम अगर ध्यान से देखोगे तो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो जब 2 से भाग दे दोगे तो क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर और ये प्लस का ये 2x है ना, ये तो प्लस का 2x होगा ना यहाँ पे, ये तो प्लस का 2x है ना यहाँ पर, तो इसमें तो कुछ करेंगे नहीं, ये प्लस का 2x है। अब ये प्लस का x आएगा और माइनस का 2 18 36 हो गया, 2 दूनी 4 बराबर में 0। अब देखो ध्यान से, 182 के ऐसे दो फैक्टर करो कि घटाने पर एक आए, तो अभी 182 पीछे किए थे, 182 ही पीछे किए थे ये, तो 12 13 13 14 में टूटा था और 13 14 का डिफरेंस 1 होगा, है ना। तो कहने का मतलब इसको जब तुम तोड़ लोगे तो तुम्हारे पास इसके 2 मान आ जाएंगे, एक्स के 2 मान आ जाएंगे, एक्स के 2 मान आएंगे। कहने का मतलब हमारे पास हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस का 14x ले लेना और फिर माइनस का 13x ले लेना और ये माइनस का 182 बराबर में 0। यानी एक ब्रैकेट में तुम्हारे पास x कॉमन ले लोगे तो x प्लस 14 बचेगा एंड दूसरे ब्रैकेट में माइनस 13 कॉमन लो दोनों में से, तो जब माइनस 13 कॉमन ले लोगे तो बचेगा x प्लस का 14 और बराबर में 0। अब तुम खुद ही देखो, एक ब्रैकेट में तुम्हारे पास x माइनस 14 आएगा, सॉरी प्लस 14, और दूसरे में x माइनस 13। चेक कर लो, फैक्टर करे हैं, कुछ नहीं सीख रहा है अभी तक, इस अभी स्टार्टिंग से सिर्फ तुम्हें फैक्टर सी करना सिखा रहा हूं, उनके मूल ज्ञात करना ही सीख रहे हो। अब क्या करेंगे, यदि आपने इस x प्लस 14 को 0 के बराबर ले लिया तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 14, और अगर तुमने इस x माइनस 13 को 0 के बराबर ले लिया तो यहां से x बराबर तुम्हारे पास आ जाएगा 13। अब तुम खुद ही देखो यहां पर ये वैल्यू 2 आ गई, वैल्यू तो तुमने 2 निकाल ली, एक ये और एक ये, बट इसमें से मान्य कौन सी है बता पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल रखा है कि भैया आपको धनात्मक चाहिए और धनात्मक का मतलब होता है ऋणात्मक नहीं, मतलब ये वैल्यू तो अमान्य हो गई, ये वैल्यू तो तुम्हारी अमान्य हो गई, तो मतलब मान्य वैल्यू बाबू कौन हुई, ये हमारी मान्य वैल्यू है, कौन सी, x बराबर 13। और जब तुम्हारी x बराबर 13 मान्य वैल्यू हो गई तो यानी कि पहली जो संख्या है वो 13 है, तो दूसरी कितना हो जाएगा, 13 में एक जोड़ देखो 14 हो जाएगी। तो लिख लोगे क्या ये लाइन को, चलो लिख ही देता हूं, यहां पे लिख देते हैं, अतः वे संख्याएं, अतः वे संख्याएं 13 और 14 हैं, अतः वे संख्याएं 13 और 14 हैं। चेक कर लो, एक बार सभी लोग नजर दौड़ाइए, कहीं पर भी किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आई एम हियर फॉर यू, ठीक है ना। एक बार बता दो, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो, नहीं हो रही है ना, बोलो बोल दो ना जरा, किसी तरह की हो कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, है ना। चलें आगे, चलो एक शायरी सुनाता हूं तुम लोग को, शायरी सुनोगे, शायरी बस तुम सुन लेना, कट वट करके वहीं कहीं मत डालना, भी थोड़ा सा अलग टाइप की शायरी है कि अर्ज किया है कि बड़ी बेशर्म है ये तुम्हारी जुल्फें, बड़ी बेशर्म है ये तुम्हारी जुल्फें, ये हर उस हिस्से को चूमती है जिसकी हमें ख्वाहिश है। आओ चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बाबू, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब देखो, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है इसकी ऊंचाई, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। इसको मैं देखो तुम्हें शॉर्टकट में बताऊंगा और इस क्वेश्चन को तुम मुझे लगाकर खुद भेजोगे, मैं इसको सिर्फ शॉर्टकट में समझा देता हूं। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, ध्यान देखो, एक समकोण त्रिभुज है, एक ये समकोण त्रिभुज हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है ना, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें उसने कह दिया कर्ण फिक्स है कि 13 सेंटीमीटर है, कर्ण फिक्स है 13 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई आधार से, तो आधार को अगर मैं x मान लेता हूं तो ये 7 सेंटीमीटर कम है, यानी x माइनस 7 हो जाएगा, यही होगा। अब कह रहा है इन दोनों को बताओ, अब बड़ा आसान है, अब बड़ा आसान है, कहने का मतलब कि तुम्हारे पास पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, इसमें आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे तो क्या कह दोगे कि x माइनस 7 का होल स्क्वायर और प्लस का x का होल स्क्वायर बराबर तुम्हारा ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब तुम इसी को जब सॉल्व कर लोगे तुम्हारे पास इसके दो मान आएंगे, एक आएगा 12 और एक आएगा 5, एक प्लस में होगा एक माइनस में, तो तुम्हें यह ध्यान देना है कि x की वैल्यू तुम्हारे पास 12 आएगी जो कि मान्य होगी, और जब 12 में x में से 12 में 7 घटा दोगे तो ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा,
तो कहने का मतलब कि जो इसकी ऊंचाई दोनों भुजाएं हैं बची हुई वो 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्लियर है? तो कहने का मतलब सॉल्व करने पर जो तुम्हारा मान होगा x बराबर वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्वेश्चन तुम लोग के लिए होमवर्क है। आप क्योंकि इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये भी द्विघात समीकरण जैसा बनेगा। सॉल्व करते करते x के दो मान आएंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव वाले को नेग्लेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लेंगे। जब x बराबर तुम 12 लोगे तो 12 में से जब 7 घटा दोगे तो ये 5 आ जाएगा। और वैसे भी 12 5 13 का ये ट्रिपलेट भी चलता है, तो इस क्वेश्चन को खुद से करना, बहुत मारेंगे। ठीक है ना? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत ही प्यारा। और ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि पेपर में छपता है भैया, छपने वाला क्वेश्चन है। पेपर में ये क्वेश्चन आता ही आता है, पेपर में ये क्वेश्चन छपता ही छपता है। समझ गए बाबू? चलो तो देखो क्वेश्चन कह रहा है एक कुटीर उद्योग के एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुटीर उद्योग मतलब होता है जहां पे फैक्ट्री वगैरह जैसे हो गए, जहां बर्तन वगैरह या कोई भी चीज बन सकती है। तो यहाँ पर बेसिकली कुटीर उद्योग में एक दिन में बर्तन बन रहे हैं, और वो एक विशेष दिन में यह देखा गया है कि जो प्रत्येक नग की कीमत है, नाग नहीं है भैया, प्रत्येक नग की कीमत है, लागत, वो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुना से 3 अधिक है। अब यहीं से हम उठा लेंगे अपने क्वेश्चन को कि एक दिन में जो बर्तन बन रहे हैं उसका जब हम 2 गुना कर देते हैं, उसमें जब 3 अधिक कर देते हैं, 3 जोड़ देते हैं, तब एक नग की कीमत आती है। तो यहां पर हम सबसे पहले यहीं से अपना क्वेश्चन को मानना शुरू कर देंगे। तो यहां पर हल डालेंगे और हल में लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे? माना प्रत्येक दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या माना प्रत्येक दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x। ठीक है ना? क्लियर है ना? अब लिखेंगे प्रत्येक नग की कीमत। तो नग की कीमत कितनी है? प्रत्येक नग की कीमत। तो आप क्वेश्चन में देखो ना ध्यान से, कह रहा है कि जितने भी बर्तन बनते हैं उसका 2x, तो बर्तन बनते हैं x तो उसका 2x हो जाएगा, गुणा से 3 अधिक, तो मतलब 3 जोड़ देंगे। तो ये हो गया एक नग की कीमत, इतने रुपए में होगा अब क्योंकि। क्लियर है? ओके, अब आते हैं प्रश्नानुसार। अब हम अपनी बात को प्रश्नानुसार रखने वाले हैं। अब अपनी बात को हम लोग बाबू प्रश्नानुसार रख देंगे और अपना क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब देखो प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि भैया एक दिन में कुल निर्माण लागत 90 रुपए होती है, यानी एक दिन में टोटल 90 रुपया कमा रहा है। अब समझना, एक दिन में बर्तन बन रहे हैं x, और जो नग की कीमत है वो 2x + 3 है, और अगर हम दोनों को गुणा कर देंगे तो ये एक दिन का पैसा नहीं आ जाएगा, और इधर से इन दोनों गुणा करने पर पैसा आएगा एक दिन का, और इधर से एक दिन का लागत दिया हुआ है 90 रुपए। तो प्रश्नानुसार यहां पर लिख देंगे कुल क्या लिखा? उस दिन की कुल निर्माण लागत, तो लिखेंगे कुल लागत, सिर्फ लिखिए आप इतना, कुल लागत बराबर कितने रुपए? 90 रुपए। और मैं यहीं पे फिर से तुम्हें याद दिलाना चाहूंगा कि बोर्ड एग्जाम में तुम कितना भी लिख के चले आओगे, एक एक क्वेश्चन को सही लगा के चले आओगे, लेकिन अगर तुम्हारे लगाने के तरीके में कोई सुधार नहीं है तो तुम करके आओगे 70 नंबर का, लेकिन आएंगे तुम्हारे मात्र 45 नंबर। वो रीजन यही है कि तुम कॉपी को सही से लिखोगे नहीं। इसलिए बार बार कहता हूं कि कॉपी तुम्हारे लिखने के तरीके भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब कुल लागत कितना होगा? दोनों गुणा करके, यानी x × 2x + 3, ये जाकर तुम्हारा 90 के इक्वल होगा। तो ये 2x² हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा, और 90 इधर आएगा बराबर में 0। ठीक है ना? अब 9 दूनी 18 होगा, 9 दूनी 18, 180। अब 180 के ऐसे दो फैक्टर्स कर लो कि उन्हें गुणा घटाने पर जो है कि 3 बचे, घटाने पर 3 आना चाहिए। कितने में तोड़ें इसको? 15, 15, 12। क्या हम इसे 15 और 12 में तोड़ सकते हैं? बोलो भैया। 15 एंड 12 में, बोलो भैया, 15 और 12 में तोड़ सकते हैं क्या इसको? बोलो, तोड़ सकते हैं ना 15 और 12 में? तो यहां पर आप देख सकते हो 15 12 में तोड़ेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा? 2x² प्लस का 15x और माइनस का 12x,
और फिर माइनस का 90 इज इक्वल टू 0, यही होगा। इज इट क्लियर? अब आगे देखिए ध्यान से, अब आगे देखो जरा ध्यान से मेरे लाल, आगे देखो ध्यान से। अब यहां से 2x कितना कॉमन ले लें, x कॉमन ले लें, x कॉमन ले लो, तो x कॉमन आ जाएगा, तो यहां से बचेगा हमारा 2x प्लस 15। और अगर आप यहां से देखोगे तो 12 कॉमन आएगा क्या? नहीं, 6 कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस का 6 कॉमन ले लोगे तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 कॉमन तो मतलब कि कितना, 15 छक्का 90, तो 15 बचेगा इक्वल टू में 0। मतलब एक ब्रैकेट में तुम्हारे पास अब ये 2x प्लस 15 को रख सकते हो, एंड सेकेंड इज वॉट, x माइनस 6 बराबर 0। अब एक बार आप इसको 0 के बराबर लोगे, तो जब आप इस 2x प्लस 15 को 0 के बराबर लोगे तो यहां से x बराबर तुम्हारे पास आएगा माइनस का 15/2। और जब आप इस x माइनस 6 को बराबर 0 के लोगे तो यहां से x बराबर तुम्हारा 6 आएगा। मेरे भाई यहां पर आप लोग एक बार चेक कर लो अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो बताओ भैया फटाफट, किसी कोई प्रॉब्लम? अब देखो x बराबर अगर माइनस का 15/2 लोगे, पहली बात तो बर्तनों की संख्या नेगेटिव तो होगी नहीं, इसलिए ये अमान्य हो जाएगा। ये क्या है? अमान्य। और इसकी बात करें तो ये हमारा मान्य है, ये मान्य है। तो अब आगे खुद से लिख लेना, बर्तनों की संख्या कितनी बन रही है? 6, तो ये बर्तनों की संख्या हो जाएगी। तो बर्तनों की संख्या तुम खुद से लिख लेना बराबर 6, और जब 6 गुणा कर दोगे, 6 दूनी 12, 12 3 15, यानी एक जो नग की कीमत है वो 15 रुपए आ जाएगी। कर लोगे ना, आगे खुद से कर लेना इसके। अतः लिख देना बर्तनों की संख्या बराबर 6, अतः नग की कीमत 2x प्लस 3, x बराबर रख देना 6, तो 6 का गुणा 2 में 6 दूनी 12, 12 में 3 जोड़ोगे 15 आ जाएगा। इज इट क्लियर? सभी लोग एक बार मुझे बता दीजिए, किसी को भी कोई समस्या है तो? नहीं होनी चाहिए यार, इतनी छोटी छोटी समस्याएं होंगी तो दिक्कतें तो होंगी ना मेरी जान। बोलो किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है? बोलो नो प्रॉब्लम। तो इस तरह चलते चलते अब हम लोग अपनी लास्ट एक्सरसाइज पर पहुंच गए हैं, जिसका नाम है एक्सरसाइज 4.3। बस बहुत मुश्किल से बस मुझे 30 मिनट और दे दो, बस 30 मिनट में निपटा दूंगा। 30 मिनट में खत्म कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करें, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह की, ठीक है ना? कोई भी प्रॉब्लम हो रही किसी भी तरह की तो बता दीजिए, ठीक है? ठीक है ना? पीडीएफ वगैरह जिसे भी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है किसी भी तरह की, तो हर सोशल मीडिया पे हमको, आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो हमारे साथ, ठीक है ना? आप इंस्टाग्राम पे हमें सर्च कर लेना नितेश सर विद्याकुल, तो वहां पर हम मिल जाएंगे। अभी हाल ही फिलहाल में मैंने एक जो है आप लोग के लिए टेक्नोमेंट्री की एक छोटी सी गीत के माध्यम से टेबल बनाई है, जिसको करीब 1 मिलियन लोगों ने देख लिया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार जाना, सर्च करना इंस्टाग्राम पे नितेश सर विद्याकुल, और वहां पे हम मिल जाएंगे। और वो टॉप पर रील है, उसको एक बार जरूर सुनना, और अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना, ठीक है ना? तो हर जगह पढ़ाएंगे मस्ती के साथ। आइए तो आइए हमारी एक्सरसाइज चलती है एक्सरसाइज 4.3, और एक्सरसाइज 4.3 के अंदर मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, इस 4.3 के अंदर, तो यहां पर तुम्हें नेचर ऑफ रूट्स के बारे में सीखना पड़ेगा, तुम्हें मूलों की प्रकृति पता होना चाहिए। और मैं आप लोग को एक बार फिर से मोटा मोटा बता देता हूं कि मैंने मूलों की प्रकृति के बारे में तुमसे एक बार डिस्कस किया था। 3 मूलों की प्रकृतियां होती हैं। फर्स्ट इज व्हाट, कि डी इज ग्रेटर देन 0, सेकेंड इज व्हाट, डी इज इक्वल टू 0, एंड थर्ड इज व्हाट, डी इज लेस देन 0। ये 3 कंडीशन होती हैं। मैंने बताया था कि डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है तो उस कंडीशन में 2 मूल होते हैं और दोनों वास्तविक होते हैं। क्लियर? और अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी तो डी की वैल्यू 0 के बराबर आने से वो वैल्यू दोनों क्या होती थी, समान होती थी और वास्तविक होती थी। लेकिन अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 अर्थात नेगेटिव हो जाती है तो मूलों का अस्तित्व ही नहीं होता। अस्तित्व इन दोनों कंडीशंस में अस्तित्व होगा, जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो या डी की वैल्यू 0 आ जाए। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो फिर मूलों का अस्तित्व नहीं होता, वहां पे समाप्त हो जाता है। और इससे रिलेटेड तुम्हें क्वेश्चन एक्सरसाइज मतलब क्लास 11th में मिलेगा, जहां पर आप लोग को इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, ये अस्तित्व में होगा तो उन्हें सॉल्व करना होगा, उनके मूल ज्ञात करना होगा। तो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण में सबसे पहले तो तुम्हें यही बताना है कि उसके मूलों की प्रकृति कैसी है, और मूलों की प्रकृति बताने के बाद तुम्हें बताना है उनका अस्तित्व अगर है तो उन्हें ज्ञात करना है। अस्तित्व सिर्फ इन 2 कंडीशंस में होगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले मूलों का अस्तित्व कैसे पता करेंगे। तो भैया अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में मूलों का अस्तित्व बताना है तो तुम्हें फार्मूला पता होना चाहिए, डी बराबर पता होना चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 5 बराबर में 0, ठीक है ना? यही दिया है। अगर आप यहां देखोगे तो a की वैल्यू बेसिकली 2 है,
बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 आएगी, एंड सी बराबर कितना आएगा 5। सर जी ऐसा क्यों लिख रहे हो, बिकॉज अब आप लोग को यहाँ पे एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, डी बराबर ही होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि यही तुम्हें बताएगा कि मूल आखिर कैसे होंगे। मूलों को पता करने के लिए तुम्हें डी को निकालना ही पड़ेगा। ये फार्मूला रख दिए, अब रख दो इसमें वैल्यू। अब देखो बी कितना है, तो बी है -3, तो -3 का स्क्वायर कर दो, -4 इंटू ए है हमारे पास 2 और इंटू सी है 5, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और -4 दूना 8 3 का 24 हो जाएगा। चेक कर लो, यही होगा ना। देखो 3 3 का 9 और यहाँ पर रखेंगे 4 इंटू ए हमारे पास 2 है, इंटू सी हमारे पास 5 है, 5 दूना 10, 10 चौके 4 दूना 8 5 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, है ना 40। और जब 40 से इसको घटा दोगे भैया तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 31। तब देखो डी की वैल्यू माइनस में आ रही है, डी की वैल्यू माइनस में आ रही है ना, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि डी की वैल्यू लेस देन 0 है। भाई डी की वैल्यू -31 होने का मतलब कि 0 से तो कम है ना भाई, डी जो आया 0 से कम आया, तो बताओ मूलों का अस्तित्व है क्या, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, ये लिख देंगे, लाइन हो गया, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। अगर मूलों का अस्तित्व होता तो देखते, नहीं है। अब जब नहीं है अस्तित्व तो मूल नहीं ज्ञात करेंगे, उसने बोला अगर अस्तित्व है तभी मूल ज्ञात करो, नहीं है तुम्हारा गोली, इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें भी सेम प्रोसेस करना है, इसमें भी हमें सेम प्रोसेस ही करना होगा। चलो अब सेम प्रोसेस थोड़ा मैं फास्ट करूंगा इस बार। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्वेश्चन को देखकर मुझे ए की वैल्यू बताओ, तुम कहोगे सर जी ए बराबर 3 दिख गया, बी कितना है, तो बी देखोगे एक्स के साथ माइनस का 4√3, साइन को जरूर उठाओगे, एंड सी इज व्हाट, तो सी की वैल्यू देखोगे तो 4 आई, यही आई। अब तुम्हें पता है कि मूल निकालने के लिए, मूलों की प्रकृति बताने के लिए तुम्हें डी निकालना पड़ेगा, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, अब रख दो, तो बी कितना है, तो बी है देखो माइनस का 4√3 और इस पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे, और फिर माइनस का 4 इंटू ए है 3 और इंटू सी है 4, ठीक है ना। अब देखो स्क्वायर तो करना आता है, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, तो 16 गुणते 3 16 3 48 हो जाएगा, है ना, और 4 3 12 12 चौक 48, ये भी हुआ। अब देखो इस कंडीशन में घट गया तो 0 आ गया, मतलब डी की वैल्यू तुम्हारे पास 0 आ गई। अब तुम खुद देखो, एक बार मैं फिर से दिखाता हूं, यहाँ पे बताया था ना कि डी की वैल्यू 0 आए, तो इस कंडीशन में मूल वास्तविक होते हैं और उनके दोनों मूल बराबर आएंगे, यानी इसके दोनों मान बराबर होंगे, हर तरह प्लस में भी उतना ही होगा, सेम बिल्कुल रहेंगे और वास्तविक भी होंगे। तो लिख देंगे हम इस बात को, सबसे पहले तो यहां पे लिख देंगे, तो यहीं पे हम चाहे लिख दें, अतः मूलों का अस्तित्व है, अतः मूलों का अस्तित्व है, अतः मूलों का अस्तित्व, अतः मूलों का अस्तित्व है। ये लो, पहली चीज तो यही हो गई, हमने जैसे डी बराबर 0 आ गया तो मूलों का अस्तित्व है, और जब मूलों का अस्तित्व है तो इसे निकालना भी है। अब देखो, अब हम इस फार्मूले को करना चाहें तो 4 3 12 करके भी कर सकते हैं, लेकिन जब डी तुमने निकाल ही लिया ना, तो महोदय जी ने एक फार्मूला और बता दिया था द्विघात समीकरण निकालने के लिए, जिसका नाम है श्रीधराचार्य सूत्र, तो हम वहां से मूल निकाल देंगे। यहाँ पे लेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य। अब श्रीधराचार्य क्या होता है सर जी, तो फार्मूला नहीं याद है, इसीलिए कहता हूं कि डेली क्लासेस देखा करो तभी समझ में आएगा। ये होता है हमारा फार्मूला, किसका, श्रीधराचार्य सूत्र का, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बस इसमें वैल्यू रख देंगे सारी। तो तुम देखो x माइनस बी कितना है, तो b देखो माइनस का 4√3 है, तो इसको मैं रख दूंगा माइनस का 4√3 और फिर प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac यही तो था, इसको मैं सॉल्व करते गए कितना आया 0, तो इसकी जगह पे मैं डायरेक्ट 0 लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या, और अपान में 2a, तो 2 इंटू ए, ये देखोगे 3 है, ये कितना है 3, तो 3 रख दो। तो कहने का मतलब ऊपर कितना आ जाएगा, x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4√3 हो जाएगा, और अपान में कितना होगा, ये हमारे पास 3 2 6 हो जाएगा। चेक कर लो भाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3 और ये प्लस माइनस इसकी वैल्यू 0 हो गई खटाखट, और 3 दूना 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे भैया, ध्यान से देखना इस बात को, यहां से जब तुमने x बराबर निकाला तो यहां पर कुछ कट रहा है, तो तुम कहोगे सर जी 2 दूनी 4 2 3 6 काट लो, तो ऊपर 2√3 आ गया, 2√3 और नीचे कितना आ गया, नीचे कितना आ गया 3 आ गया। अब बेटा देखना ध्यान से, बेटा 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 इधर देखो ध्यान से। अब आपने यहां पर 3 को लिया, देखो 3 को मैं कैसे फ्री बनाता हूं, अगर ये 3 है तो इस 3 के अंदर 2 ठो रूट वाले होते हैं,
पता है ना, यानी मैं इस 3 को रूट के अंदर 2 बार लिख सकता हूं ना, तो यानी x बराबर ये 2√3 है, और मैं इस 3 को रूट के अंदर 2 बार लिख सकता हूं, और ये एक तो इससे उड़ जाएगा, मतलब x बराबर तुम्हारे पास कितना आया 2/√3। और तुम्हें पता है कि इस कंडीशन में मूल बराबर होते हैं, तो मतलब दूसर का भी इतना होगा, तो कामा लगा के उसे भी यहीं पे चपका देंगे। अब ये ना कहना सा जी दूसर का काहे लिख दिए, अरे भैया दोनों मूल सेम होते हैं, इसलिए हमने दोनों लिख दिए, क्योंकि 2 मूल होते हैं और दोनों बराबर होते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? अगर कोई भी डाउट है तो एक बार मुझे कमेंट करके बता देना मेरे भाई, और मजा आ रहा है तो लाइक भी कर देना, और हाँ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ना हो तो भैया मार मार के गोचर बना देना। चलो आइए बढ़ते हैं आगे। एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार मुझे फटाफट बता दो। नो डाउट, नो क्वेरी, नो क्वेश्चन। अगर चाय वगैरह आया करे तो मेरे लिए बाद में रख दिया करो, क्योंकि मैं यहां पर अभी क्लास ले रहा हूं ना, क्लास के बीच में अगर मैं चाय पीता हूं तो मुझे बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो मैं टी मैन से कहना चाहूंगा कि मेरे लिए चाय बाद में दे देंगे। क्या बात है, आओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन को निपटा दूं क्या? बोलो निपटा दूं क्या? इस क्वेश्चन को भी 2 सेकंड के लिए जोकर बना दूं क्या? बोलो भैया जोकर बना दूं क्या? क्वेश्चन देखो क्या कह रहा, बड़े प्रेम से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित द्विघात समीकरणों में के का मान ज्ञात करना है। हमें भैया के का मान ज्ञात करना है, लेकिन कह रहा है दोनों मूल बराबर हों। अब याद करो तुम कि 2 मूल बराबर कब होते थे? हाँ सर जी याद आ गया, जब डी की वैल्यू 0 हो जाती थी, तो बस वही तो लगाना है, हो गया। तो आइए इस क्वेश्चन को निपटाते हैं फटाफट। जब कोई क्वेश्चन इजी हो तो उसमें दिमाग टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधा सीधा लिखेंगे। यहां पे हमारे पास क्वेश्चन है 2x² प्लस का kx एंड प्लस का 3 इज इक्वल टू में 0। नाउ हियर इज a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू s के साथ वाला k एंड c इज इक्वल टू 3। अब तुम्हें पता है कि मूल बराबर है, दिया है मूल बराबर है, मूल बराबर है, मूल बराबर है। अतः जब मूल बराबर होते हैं तो आपको पता है इस कंडीशन में हम d की वैल्यू को 0 के बराबर ले लेते हैं ना, जब t की वैल्यू 0 होती है तभी तो मूल बराबर होते हैं, हो गया। अब देखो तुम्हें पता है d बराबर होता है b² माइनस का 4ac, ये किसके बराबर? 0 के। b कितना है? तो b देखो k है, तो k का स्क्वायर कर देंगे, और -4 इंटू a कितना है? तो a देखो 2 है, और इंटू c कितना है? तो c देखो 3 है, बराबर में 0। ओके, अब मेरे भाई आगे देखो ध्यान से, अब इसके आगे का प्रोसेस आप लोग को ध्यान देखना है, तभी समझ में आएगा। अब इसके आगे प्रोसेस देखो, k² तो रहेगा ही ये k², और ये देखो 4 दूनी 8, 8 त्रिक का 24, तो माइनस का 24 बराबर में 0, यही होगा ना। देखो k का स्क्वायर k², और देखो 4 दूनी 8, 8 त्रिक का 24 बराबर 0। अब यहां से अगर तुम्हें k² निकालना होगा तो 24 उधर जाएगा तो किस में जाएगा? बोलो 24 को उधर भेजोगे तो प्लस में 24 हो जाएगा, और अगर यहां से k निकालना होगा तो ये प्लस माइनस √24 हो जाएगा 24। और 24 को तुम क्या लिख सकते हो? बोलो 24 को तोड़ दो, प्लस माइनस √2 दूना 4, 4 दूनाई 8, 8 त्रिक 24, यही तोड़ोगे तो तुम यहां देखोगे तो k बराबर क्या निकल सकता है? प्लस माइनस, इसका पेयर देखो एक पेयर बनेगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा, और ये 3 दूनाई 6 रूट के अंदर रह जाएगा, हो गया। और यही तुम्हारी वैल्यू हो गई। तो बाबू k की वैल्यू तुम प्लस में और माइनस में दोनों ले सकते हो, तुम चाहे प्लस का 2√6 ले लो, चाहे माइनस का 2√6 ले लो, दोनों कंडीशन में मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे। अब मुझे आप लोग कमेंट करके ये बताओगे कि आखिर ये दोनों वैल्यू प्लस माइनस में लेने पर, चाहे प्लस में लो चाहे माइनस में, उसका फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, हर बार 0 ही क्यों आएगा? वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। अगर बता लिए तो मान लें तुम टॉपर ऑफ द डे हो जाओगे, टॉपर ऑफ द 2026 हो जाओगे, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़े क्या, एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही। ये देखो इसमें भी कहता है k का मान ज्ञात कीजिए अगर मूल भैया क्या है, मूल अगर बराबर हैं। फिर से वही काम, अगर मूल बराबर होते हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मूल बराबर हैं तो इसका मतलब d की वैल्यू 0 के बराबर है। तो यहां पर देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखते हैं बाबू, तो इसे थोड़ा को सॉल्व करना पड़ेगा इस बार। ये अभी दिख नहीं रहा है सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला, तो इस k का गुणा kx का इसके साथ करेंगे तो ये kx² हो जाएगा। अब इसके साथ भी होगा तो माइनस का 2kx होगा, और प्लस का 6 रहेगा ही, बराबर 0। मतलब इस kx का इसके साथ तो kx², इसके साथ करेंगे तो माइनस का 2kx प्लस का 6 बराबर 0। नाउ अब तुम्हें पता है कि जब d की वैल्यू मूल बराबर होते हैं तो d बराबर हम 0 ही लेते हैं, है ना। अब d बराबर होता क्या है,
बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। बी कितना है तो आप यहां पर देखो माइनस का 2k होगा ना भाई साहब, x के साथ जो लगा होता है वही तो 2k, तो x के साथ पूरा 2k लेंगे माइनस का 2k, तो माइनस 2k का होल स्क्वायर और माइनस का 4 इंटू ए क्या है x के साथ जो लगा x स्क्वायर के साथ तो k और इंटू सी इज व्हाट 6 बराबर 0। समझ गए ना, वैल्यू रखना है, a की वैल्यू k है, b की वैल्यू माइनस 2k है एंड c की वैल्यू 6 है। ओके अब देखो ध्यान से, यहां पर 2 का स्क्वायर करेंगे 2 टू द 4 k स्क्वायर हो जाएगा, अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा एंड k का स्क्वायर k स्क्वायर। ठीक है क्लियर, कोई दिक्कत, तो यहां पर 4k स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस यहां पर 6 चौके 24k हो जाएगा और बराबर में 0। एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो बताओ भैया फटाफट। यहां पर हमने 4k स्क्वायर कर दिया और माइनस का 4 छंग 24k बराबर 0 हो जाएगा। ओके अब तुम ध्यान देखो, यहां पर हम दोनों से 4k को कॉमन ले सकते हैं, अगर हम 4k कॉमन ले लेंगे तो यहां से k बचेगा और माइनस 4 छंग 24 बचेगा और बराबर में 0। अब मैं देखो क्या करने वाला हूं, अब इसके बाद ध्यान से देखिए, अगर यहां पर 4k को 0 के बराबर ले लेंगे, यहां पर हमारे सामने दो कंडीशंस बन रही हैं। कितनी भैया? दो कंडीशंस हम लोग के सामने यहां पर बन रही हैं। पहली कंडीशन हमारे पास बन रही है कि यदि 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 हमारे पास 4k इक्वल टू 0 है तो यहां से हमारा k इक्वल टू कितना होगा 0। और यदि हम लोग क्या करेंगे, यदि हमारे पास यदि यदि हम इस k माइनस 6 को 0 के बराबर लेंगे, k माइनस 6 को 0 के बराबर, तो यहां से k बराबर भैया कितना आ जाएगा, k बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो k बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है क्लियर है क्या? एक बार मुझे भैया फटाफट बता दो, तो यहां पर आपके सामने दो वैल्यू आ चुकी हैं। कितनी वैल्यू आई है मेरे भाई? आपके पास यहां पर दो वैल्यू आई हैं। ठीक है, तुमने दो मान निकाले, एक बार आपने इस 4k को 0 के बराबर किया, एक बार k माइनस इसको 0 के बराबर किया। अगर आप 4k को 0 के बराबर किए तो k बराबर 0 आया, और जब आपने इसको 0 के बराबर किया तो k बराबर 6 आया। अब बात आती है कि k का कौन सा मान हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण में कभी भी a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 लिखा है, तो यहां पर तुम ध्यान से देखोगे तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा है a, तो a अगर 0 हो गया तो ये हमारा द्विघात समीकरण बनेगा ही नहीं, तो मतलब a वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। और तुम देखो ध्यान से, यहां पर k लगा है, तो अगर ये 0 हो गया तो ये पार्ट पूरा 0 हो गया और द्विघात समीकरण बनेगा नहीं, मतलब k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ये अमान्य है। ये क्या है? अमान्य है, राइट। तो इसका मतलब हमारा मान्य उत्तर कौन सा होगा? ये हमारा मान्य उत्तर हो जाएगा, राइट। तो यहां पर लिख देंगे तो k की वैल्यू यही हमारी मान्य हो जाएगी। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी भी तरह की तो बताइए फटाफट। ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर फटाफट बताइए। ओके तो आइए हम लोग हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और भैया उसका जो क्षेत्रफल है वो 800 मीटर स्क्वायर हो। अब देखो ध्यान से, आपके पास यहां कह रहा है कि आम की बगिया बनाना है और हमसे पूछ रहा है कि भैया ये संभव है या नहीं संभव है। लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात कर रहा है, उसका क्षेत्रफल हमको दे रखा है कि 800 है। अब तुम्हें बताना है कि अगर लंबाई चौड़ाई से 2 गुना कर दिए तो क्या वो क्षेत्रफल होगा या फिर नहीं होगा, बताइए। तो आप लोग को क्या करना है, एक सबसे पहले आम की बगिया बनाओगे। ये हमने एक आम की बगिया बना दी। आम की बगिया बनाने के बाद उसने हमसे क्या कहा है कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 2 गुना हो। तो लंबाई अगर चौड़ाई से 2 गुना कर रहे हैं कि लंबाई चौड़ाई का 2 गुना, अगर ये चौड़ाई x है तो ये इसका 2 गुना, ये इसका क्या होगा 2 गुना, तो ये 2x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, क्षेत्रफल दिया है 800, इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 800, इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया है 800, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल इसका 800 दे रखा है। ठीक है ना, तो यहां पर इसको हम हल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करने वाले हैं शानदार तरीके से। ठीक है ना, इसको अब हम लोग हल करेंगे। अब आप लोग को क्या करना है, आप लोग को क्या करना है, यहां पर आपके पास आम की बगिया दी गई है, क्षेत्रफल बताना है, क्षेत्रफल भी दिया है, लंबाई और चौड़ाई में रिलेशन दे रखा है। तो यहां पर हम सबसे पहले मानेंगे कि माना चौड़ाई बराबर कितना है, चौड़ाई हमने मान लिया आयताकार वाक्य की x मीटर, ठीक है ना, तथा लंबाई क्या मान लिया जाए, तथा लंबाई क्या मान लिया जाए, लंबाई कितनी हो जाएगी उसका 2x मीटर, 2x मीटर यही होगी। फटाफट बताइए। अब जब आपको ये चीज पता ही चल चुकी है तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल हम बात करेंगे, क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा
तो क्षेत्रफल हमारे पास गिवन है, इसका क्षेत्रफल हमारे पास कितना दिया है, 800 दे रखा है। कितना मेरे भाई, 800 दे रखा है, तो यहां पे रखेंगे 800। अब मुझे बताओ, अब मुझे इतना बता दो कि अगर आपके पास कोई क्षेत्रफल है जो कि आयताकार भाग में है, और मैं आपसे पूछूं कि भैया आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तुम कहोगे सर जी तो बहुत छोटी चीज है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, बस बात खत्म। तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो लंबाई देखो कितनी है, तो लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो लंबाई हमारे पास है 2x और ये x, तो हम 2x का x के साथ गुणा कर देंगे जो कि भैया इस 800 के इक्वल है। नाउ हियर इज 2x इंटू x बराबर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर 800, और 2 से काट देने रे बाबा 400। अब जब 400 काट दिए तो x बराबर निकालेगा रे बाबा, प्लस माइनस में आएगा। और जब इसको तुम प्लस माइनस में निकालोगे, जब इसको तुम प्लस माइनस में निकालोगे तो तुम्हें क्या समझ में आएगा, x की वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती, इसलिए हम प्लस में लेंगे x की वैल्यू, इसलिए x की वैल्यू प्लस के साथ 20 लेंगे। और तुम खुद सोचो, अगर तुमने x बराबर 12 ले लिया, सॉरी 20 आ गया, तो ये इसका मतलब 20 मीटर पहली भुजा हो जाएगी, ये तुम्हारा 20 मीटर, और ये कितना हो जाएगा 20 इंटू ये तो 40 मीटर। अब बताओ, दोनों लंबाई तो निकल आई, इन दोनों गुणा कर दोगे 800 नहीं आ जाएगा, तो बिल्कुल हाँ ये बगिया बनाना संभव है। हमें बगिया बनाना था ना, यस हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हाँ बगिया बनाना संभव है, हाँ बगिया बगिया बनाना संभव है। ठीक है ना, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, एक बार बता दूं, किसी को भी कोई समस्या है तो एक बार मुझे फटाफट बता दीजिए, कहीं पर भी कोई समस्याएं हैं तो भी बता दीजिए, एक बार मुझे सभी लोग बता दीजिए, कोई भी समस्या किसी भी तरह की हो रही है तो मुझे जरूर बता दो। एनी डाउट, सब कुछ परफेक्ट है ना, मजा आ रहा है ना, चलो आगे बढ़े क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये भी क्वेश्चन जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। आइए इसे भी निपटाते हैं, निपटाया जाए, बोलो निपटाया जाए क्या, निपटा दें। आओ, कह रहा दो वर्गों के, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो कह रहा है कि वो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। अब देखो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया है, अब देखो ये थोड़ा अलग टाइप क्वेश्चन लग रहा है, जिसके अंदर मुझे इसको x और y जैसे मान के करना पड़ेगा, x और y मान करेंगे, क्योंकि छोटी संख्या और बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना बड़ी संख्या या माना छोटी संख्या, माना छोटी संख्या, माना छोटी संख्या या बड़ी संख्या ही मान लेते हैं, चलो माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या बराबर x, और छोटी क्या मान लें, छोटी संख्या, छोटी संख्या बराबर y, x और y मान लेते हैं इसको, x और y में आसान हो जाएगा। अब देखो कह रहा है क्वेश्चन कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब देखो प्रथम शर्तानुसार ले लें, चलो प्रथम शर्तानुसार पहले बात करते हैं। अब इसमें दो शर्तें बनेंगी, ये मैं आप लोग को इसको दो चरवाए रैखिक समीकरण से सॉल्व कर रहा हूं। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार तो ये कहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, एक संख्या x है तो उसका स्क्वायर और दूसरी संख्या y है तो उसका स्क्वायर, इन दोनों का अंतर 180 के बराबर है। अंतर बोला है तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं द्वितीय शर्तानुसार। अब देखिए द्वितीय शर्तानुसार हम लोग क्या करेंगे, द्वितीय शर्तानुसार, अगर आप लोग द्वितीय शर्तानुसार देखोगे तो क्या होगा, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार में आप लोग ध्यान देखोगे तो कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या को जब वर्ग कर देते हैं, छोटी संख्या क्या है y, तो y का वर्ग वो बड़ी संख्या क्या है x, उसके 8 गुना के बराबर है। चेक करो फिर से, इस बात को समझो तब समझ में आएगा। कह रहा है जो छोटी संख्या उसका वर्ग कर दो, छोटी संख्या को वर्ग कर दिए तो भैया बड़ी संख्या x थी उसके 8 गुना के बराबर आ जाता है। क्लियर, ओके ओके, इक्वेशन नंबर इसको सेकंड मान लो। अब मैं यहां पर लिखूंगा कि समीकरण 1 में, अब मैं क्या कर दूंगा, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, एक में क्या कर दूंगा y स्क्वायर बराबर 8x रखने पर, कोई दिक्कत तो नहीं है, रख देंगे तो अब ये समीकरण बन जाएगा। अब मैं इसमें y स्क्वायर की जगह में 8x रख दूंगा तो पूरा x के फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगा और हमारा सॉल्व हो जाएगा बड़े आसानी से। तो देखो x स्क्वायर एज राइट रहेगा, y स्क्वायर की जगह पे मैं 8x रख रहा हूं तो माइनस का 8x हो जाएगा,
और बराबर में हमारा ये 180 था ही, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसके आगे का प्रोसेस देखो जरा ध्यान से, ध्यान से। एक्स स्क्वायर तो ठीक है, ये 8x भी ठीक है माइनस का, और ये 80 180 इधर आएगा तो माइनस का 180 हो जाएगा, बराबर में 0। अब क्या करो, 180 के ऐसे दो फैक्टर्स कर दो कि भैया घटाने पर जो है वो 8 दे दे। तो क्या बना सकते हैं इसके फैक्टर को, हम इसे क्या फैक्टर्स कर सकते हैं 180 के, तो 180 के फैक्टर तोड़ना है, तो 180 के कितने से तोड़ोगे, 2 से, तो 2 9 18 हो जाएगा, 2 से 45 2 9 90 हो जाएगा, एंड 3 से 3 से काटेंगे तो 15 3 45 होगा, एंड 2 दूनी 4 3 12, और फिर 3 से काट दो, 3 5 15 और 5 कम 5। जरा ढूंढिए कौन सा फैक्टर बनने वाला है घटाने पर 8 दे देगा, तो घटाने पर 8 भी आना चाहिए, 2 दूनी 4 3 12, नहीं 2 दूना 4, या फिर 2 दूनी 4 4 पंचे 20, 2 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18 ले लो, और 5 दूना 10 ले लेते हैं, 18 और 10 ले लेते हैं, 18 और 10 बन जाएगा, 18 और 10 में तो ये हो जाएगा बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस का 18x और प्लस का 10x और माइनस का 180 बराबर में 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लो तो x माइनस 18, यहाँ से प्लस 10 कॉमन ले लो तब भी x माइनस 18 और बराबर में 0। ना एक ब्रैकेट में आप लोग x माइनस 18 लिख सकते हो, और एक ब्रैकेट में आप लोग x प्लस 10 लिख सकते हो, बराबर में 0। ना यदि आप लोग क्या करते हो, यदि यदि आप इस x माइनस 18 को 0 के बराबर कर दिए तो x बराबर बाबू तुम्हारे पास 18 आ जाएगा, और अगर तुम x प्लस 10 को 0 के बराबर कर देते हो तो यहाँ से x बराबर माइनस का 10 आ जाएगा। अब तुम खुद ही देखो हमें x की वैल्यू कौन सी चाहिए, x की ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है, बोलो, होने को दोनों हो सकती है, लेकिन हमें चाहिए छोटी संख्या बड़ी संख्या का वर्ग, तो बेसिकली 18 हम उठा लेते हैं। तो अगर x बराबर 18 है तो 18 इसमें आप रख दो यहाँ पे x बराबर 18। जब आप x बराबर 18 रख दोगे यहाँ पे तो 18 144 होता है, तो 12 के स्क्वायर यानी y बराबर 12 आ जाएगा, y बराबर 12 नहीं आ जाएगा, बोलो। तो आप इसमें रख दो, तो समीकरण 1 ले लेते हैं, समीकरण 1 से, सॉरी समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से अगर आप समीकरण 2 से देखोगे तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 18x, तो 18 इंटू एक्स कितना है, x हमारे पास है 18, है ना, x बराबर 18, 8 है, सॉरी यहाँ पर 8 है, तो 8 गुणते 18 है, ठीक है ना। तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये भैया 18 8 144 होता है ना, 8 64, 8 कम 8 से 14, ठीक तो है, ठीक है ना। तो y बराबर भैया आपके पास सीधा सीधा 12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास x भी आ गया, y भी आ गया, तो लो। अब उसने बोला है कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या आपको सब सब दिख रहा है, 18 है, दूसरी संख्या 12 है। अगर 18 के स्क्वायर करके 12 के स्क्वायर करके घटा लोगे तो 180 आएगा, और इसमें आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो इसमें, कि अगर हम छोटी संख्या का वर्ग कर दें तो छोटी संख्या इसका स्क्वायर कर दो तो वो बड़ी संख्या के 8 गुना के बराबर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से हमारे पास दो आंसर हैं, ये x की वैल्यू ये वाली होगी, हाँ, और y की वैल्यू ये वाली होगी। डन, इज इट क्लियर सभी लोग को, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ना चाहिए, क्या क्या मुझे और क्वेश्चंस देखने चाहिए, बोलो भैया फटाफट। चलो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत ही प्यारा और बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन है, और इसी साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन देखते हैं बड़े प्रेम से, कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यानी शेफाली जो है वो उसका पेपर होता है स्कूल में क्लास में, तो शेफाली की जो है गणित और अंग्रेजी में जो नंबर आते हैं उन दोनों के अंकों का योग 30 डिग्री आता है, मतलब 30 अंक आता है। फिर यदि कहता है गणित में उसके 2 अंक अधिक हो जाते और अंग्रेजी में 3 अंक कम हो जाते, तो उनके अंकों का जो गुणनफल है वो 210 होता, तो उनके द्वारा विषयों में प्राप्त अंकों को बताइए। तो बड़े आसानी से कर सकते हैं, आइए हल करते हैं इसको। हल करेंगे तो बड़े आसानी से हो जाएगा। हल में क्या करेंगे यहाँ पर, तो हल में यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि माना माना अंग्रेजी में या गणित में, गणित में, चलो मान लेते हैं, माना गणित में प्राप्त अंक, माना गणित में प्राप्त अंक, माना गणित में प्राप्त अंक बराबर x, ठीक है ना, गणित में प्राप्त अंक बराबर x। फिर लिखेंगे अतः अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अतः अंग्रेजी में, अतः अंग्रेजी में प्राप्त अंक,
अंग्रेजी में कितने अंक हो जाएंगे बोलो? उसने बोला है कि गणित और अंग्रेजी में मिलाकर 30 अंक पाता है, वो पाती है। तो अगर गणित में x नंबर है तो इसके 30 में से जब x हटा देंगे तो ये बचेंगे उसके अंक जो पाएगी वो अंग्रेजी में। ठीक है ना? ओके, अब आते हैं प्रश्नानुसार। अब आइए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार उसने ये कहा है कि भैया अगर वो, यदि गणित में वो 2 अंक अधिक पाती, अगर उसे गणित में 2 अंक अधिक मिलते, तो गणित में वो x पाई है, 2 अंक अधिक पाती तो x + 2 हो जाते, तथा वो अंग्रेजी में उसके अभी 30x - 30 - x नंबर है, उसमें वो 3 अंक कम पाती, तो यानी 3 कम हो जाता, तब वो जो नंबर का गुणनफल होता है तो उनके अंकों का गुणनफल 210 के बराबर हो जाता। अब इन दोनों गुणा कर देते हैं तो ये भैया 210 के बराबर हो जाता है। ये क्वेश्चन कह रहा है अगर उसे गणित में 2 नंबर अधिक मिलता तो 2 जोड़ दिए, और अंग्रेजी में 3 नंबर कम मिलता, 3 घटा दिए, तो वो 210 के बराबर हो जाता है उनका गुणनफल। अब एक लाइन और कर देते हैं तो ये हो जाएगा x + 2, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका 30 घटा दो, 27 से 3 घटा दो, मतलब 30 से 3 घटा दो, 27 बचेगा, 27 - x बराबर में भैया 210। गुणा करवा लो तो x का इसके साथ होगा तो 27x, है ना। अब x का इसके साथ करेंगे तो माइनस का x², अब x का इसके साथ 27 दुनाई प्लस का 54 हो जाएगा, और इसके साथ करेंगे तो माइनस का 2x बराबर में भैया 210। मेरे भाई एक बार चेक कर लो, एक बार आप लोग चेक कर लीजिए अगर कहीं पर कोई समस्या है तो। अब देखो 27x इसके साथ गुणा करें 27x, इसके साथ करें -x², अब 2 का इसके साथ 27 दुनाई 54 हो गया, उसके बाद 2 का इसके साथ तो माइनस का 2x बराबर में 210। अब देखो हमने क्या किया, ये 27x है और ये 2x है, तो बेसिकली x² को मैं पहले लिख देता हूं, तो ये -x² हो गया, और 27 में 2 घटा दूं तो देखो 27 से 2 घटा दोगे तो 25 बचेगा ना, तो वो भी प्लस का 25x बचेगा। भाई साहब फिर से देखो, ये x² पहले लिख दिया, और ये 27 प्लस में है और ये 2x माइनस में है, तो 27 से 2x घटा दोगे तो 25x बचेगा। उसके बाद क्या बचा हमारे पास, ये 54 बच रहा है ना प्लस का, हाँ तो बस प्लस का 54 लिख देंगे, प्लस का 54, और भैया ये 210 है उधर है, इधर लाएंगे तो माइनस का 210 हो जाएगा, माइनस का 210 बराबर 0। अब देखो ध्यान से, -x², ये कितना हो जाएगा ये तो प्लस का 25x ही रहेगा, एंड ये हमारा घट जाएगा, तो देखो 10 में से 4 घटा दो 6 आएगा, अगर आप 10 में से 4 घटा दोगे तो 6 आएगा, और ये बचा हमारे पास 0, तो फिर से 10 में से 5 गया तो 5 आएगा, और ये 156 बराबर 0। सही घटाए हैं, जोड़ के देख लो, 6 4 10 हो गया, 5 5 10 11, और 1 में हासिल 2, ठीक है ना, और बड़ा नंबर माइनस में था। अब मैं क्या करूंगा, मैंने बताया था कि जब भी स्टार्टिंग में माइनस दिखे, x² वाला माइनस में हो तो माइनस से गुणा करके उसको प्लस बना दो, तो जब माइनस से गुणा करोगे तो ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस का 25x हो जाएगा, और ये हमारा प्लस का 156 हो जाएगा बराबर में 0। क्लियर है? अब देखो मैंने तुम्हें यहां पर तो सॉल्व कर दिया, अब तुम्हें कमेंट करके बताना है, अब तुम्हें इसमें जो सॉल्व करोगे x की वैल्यू क्या होगी ये तुम्हें कमेंट करना है। इसको मैं अब नहीं बताने वाला, इसका आंसर बाबू तुम सभी लोग को इसके आंसर को कमेंट करके बताना है। आप तो सॉल्व कर सकते हो ना इसको, अब ये नहीं कह सकते हो कि सर ये नहीं आया, सभी लोग इसको कमेंट्स करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वाले बटन को दबा देना फटाफट, और सेशन को शेयर कर देना अगर अच्छा लगा हो तो, ठीक है ना। और हाँ एक बार कमेंट में लिख देना साइलेंट किलर नितेश निराला सर, नितेश निराला सर, ठीक है ना, ये आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है ना। वीडियो पसंद आई है दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक है ना। किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर बताना, लेकिन इसके आंसर को तुम्हें सब लोग को कमेंट करना है। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे से देखा, स्टार्टिंग से एंड तक देखा, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। बस ऐसे ही पढ़ते रहो यार, लाइव क्लासेस भी मेरी आती रहती है, उनको क्यों नहीं देखते हो, लाइव में भी आया करो, वहां पर तो आप लोग को कॉन्सेप्ट के साथ पूरा लाइव में समझाता हूँ, क्यों नहीं आते वहां पे। सब लोग आया करो, शानदार तरीके से मस्ती से पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे, टॉपर तभी बनेंगे, कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट मिलेगा आप लोग को, ठीक है ना। तो अगर आप लोग को मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, आपको लग रहा है कि सर सच में हमारे लिए मेहनत किए हैं, तो एक लाइक कर देना, नहीं किए हो तो कर दियो तो दिल से शुक्रिया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं फिर मिलूंगा आपसे फिर किसी नई वीडियो में और नए अंदाज में, नई एनर्जी के साथ, नए कॉन्फिडेंस के साथ। तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद।